Namaskar friends. Today we are here to discuss about law, justice and judge, exploring the nuances. You know friends, when you talk about law and when you talk about justice, I think these two terms are coterminous. लॉ और जस्टिस परस्पर एक दूसरे के साथ पूरक है और एक दूसरे की संदर्भ के बिना एक दूसरे को समझना मुश्किल है। और इसी कड़ी में लॉ और जस्टिस के बीच में जज एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है और इन सारी संदर्भ को लेकर समाज में कैसे न्याय को स्थापित किया जा सकता है, समाज में संवैधानिक व्यवस्था को कैसे लागू किया जा सकता है, समाज में कैसे एक बेहतर संवैधानिक समाज का निर्माण हो, इन सभी मुद्दों को लेकर आज एक विद्यार्थी के रूप में आप सबको इस पर सोचने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आपको इस सोच में थोड़ा सा एक सपोर्ट देने के लिए, आप इस समझ को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ आज माननीय रिटायर्ड जज साहब हैं आरपी श्रीवास्तव साहब। मैं उनको चर्चा चैतन्य परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जज साहब आपको नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, थैंक यू। जज साहब से हम इन बिंदुओं को लेकर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी लंबे जो अनुभव है न्यायिक सेवा में, जुडिशरी सर्विसेज में, तो उनकी अनुभव से हम अपनी दर्शकों को रूबरू कराना चाहेंगे। सर, आपकी अनुभव के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आरपी श्रीवास्तव वर्ष 1990 बैच का न्यायिक अधिकारी हूँ। वर्ष 96 में मैंने एज ए सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्वाइन किया और 16 दिसंबर 2008 को मैं एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज प्रमोशन हुआ। 6 नवंबर 2020 को मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट जज प्रमोट हुआ और 31 मार्च 2025 को मैं रिटायर हुआ। मैंने अपने 29 साल के करियर में यह पाया कि समाज को यदि मुख्य धारा में, सही धारा में अच्छी तरफ ले जाना है तो हर व्यक्ति को कानून से विज्ञ होना पड़ेगा। यदि आदमी कानून जानता है, ये हम नहीं कह रहे हैं वह कानून का बहुत बड़ा जानकार हो, कानून से यदि वह जानकारी, सामान्य कानून की भी यदि वह जानकारी रखता है तो निश्चित ही वह आदमी गलत काम करने से अपने आप को बचाएगा। और जो गलत काम आदमी आवेश में या क्रोध में या किसी अन्य वश या किसी इंटॉक्सिकेशन पोजीशन में कर देता है, उससे बचेगा और तमाम परेशानियों से वह बच सकता है। क्योंकि यदि हम समझें कि हम कोई अपराध करके बच जाएं तो ऐसा संभव नहीं है। कानून अपना काम जरूर करता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे कोई बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, हर आदमी कानून के समक्ष समान है, उससे वह अवॉइड नहीं कर सकता। जज साहब, आपके अनुभव के आधार पर लॉ और जस्टिस को आप कैसे डिफाइन करते हैं और दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? डॉक्टर साहब देखिए, लॉ से ही जस्टिस होगा जब हम एज ए जज या एज ए लॉयर दोनों बिंदुओं पे विचार करें। जब हम काम करते हैं तो ट्रायल कोर्ट, चाहे वो सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट हो या रेवेन्यू कोर्ट हो या अन्य कोई अथॉरिटी हो या अन्य कोई ट्रिब्यूनल्स हो, हर कोर्ट्स के लिए एक कानून बने हैं, एक प्रोसीजर्स बने हैं और उसी कानून के अंतर्गत ही हर अथॉरिटी को, हर जज को, हर मुकदमे का या जो भी उसके समक्ष मामले लंबित हैं या आए हैं उसका ट्रायल करना पड़ेगा। ट्रायल कोर्ट इज ऑलवेज बाउंड टू फॉलो द लॉ, ही कैन नॉट गो बियॉन्ड द लॉ। तो जस्टिस के लिए लॉ सबसे पहली चीज है। हम लोग जब काम करते थे तो पहले यही देखते थे इस पे क्या लॉ कहां तक हमें परमिट करता है, मैं कहां तक इसमें रिलीफ दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। तो लॉ के बिना, कानून के बिना न्याय मेरी समझ से असंभव। सर, अगर लॉ और जस्टिस की बात करें और जैसे आप कह रहे हैं कि कानून
ही अपनी काम करता है और हम पहले ये देखते हैं कानून क्या कहता है और कानून किस रूप में ले जाता है। तो कभी आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में कठिनाई आई क्या कि लॉ को हम इम्पार्शियली या ठीक रूप से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे लागू करेंगे? थोड़ा अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हमें साझा करें आपके अनुभव। डॉक्टर साहब, मुझे तो अपने लंबे करियर में, लगभग 3 दशक के करियर में, कभी कोई ऐसी समस्या नहीं आई कि जहां हमें किसी मुकदमे का विचारण करते वक्त यह ना पाया हो कि उस बिंदु पे कानून नहीं है। कानून हर बिंदु पे है। हम मान सकते हैं कि उस पे लीगल प्रोविजन ना हो, लेकिन भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों के तहत माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस पे लॉ मिल जाएंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट के लॉ मिल जाएंगे, जो हमें न्याय निर्णय में सहायक होते हैं। आर्टिकल 142, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का हर निर्णय के बारे में यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का हर जजमेंट ऑल इंडिया की सभी कोर्टों, अथॉरिटीज जो भी हो, सब पे बाध्यकारी है। आप पुरातन में जाइए, भारतीय संविधान में आइए, जो सभी कानूनों की कुंजी है, जो शक्ति प्रदान करता है, वहीं से राइट डिराइव होता है और कानून स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। हम थोड़ा सा पहले चले, 73 में जाएं, 72 में जाएं, जब हमारा संविधान बना तो वक्त बेवक्त तमाम संशोधन होने पड़े। आपको याद होगा मिनर्वा विल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जब एक अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में 1973 केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में साफ साफ कह दिया कि हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ चेंज नहीं कर सकते, हमें संविधान की आत्मा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, और वही संविधान ही सारे लॉ बनाने के लिए राइट देता है। और उसी राइट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपने देखा होगा वक्त समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपराध जैसे जैसे होते गए, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, चाहे अन्य लॉ हो, बनते गए। और अब आप देखिए हम ऐसे युग में खड़े हो गए जहां साइबर लॉ की जरूरत आ गई और साइबर लॉ पे भी तमाम कानून बन गए। मेरा कहने का मतलब है कि कानून हर बिंदु पे है, अब हमें उसे सर्च करने की जरूरत है। बेयर प्रोविजन नहीं है, लॉ एक्ट में नहीं प्रोवाइड करता है, तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की मदद ले सकते हैं, अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट की मदद लग सकते हैं। अन्य ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जो जजमेंट है वो परसुएसिव वैल्यू है, उस पर भी हम देख के विचार कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी कहा जाता है कि इस बिंदु पे कहीं नहीं मिलता है, तो उस बिंदु पे आप ये सिविल साइड में काम करते हैं तो 151 CPC, मैं चूंकि सामान्य भाषा में बात करता हूं, वो इंटरनल पावर देती है जजेस को कि जो आपको जस्टिस लगे, इक्विटी लगे, आप ऐसे नहीं बियॉन्ड जस्टिस चले जाएं, जस्टिस जो लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक सीमाओं के अधीन। ऐसा नहीं है कि आप स्वयं कोई लॉ फ्रेम करके अपना कोई मत व्यक्त कर सकते हैं। क्रिमिनल साइड में आइए, क्रिमिनल साइड में ऐसा कोई जगह नहीं है, मैक्सिमम जगह लॉ से फिलअप है, या नहीं है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का उस पर जजमेंट है, उसको हम लोग देख के पूरे जीवन काम किए। अब आपने एक प्रश्न किया कि कहीं कोई दुरूहता, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने जो ट्रायल है या जो मुकदमा है, हमें लगता है नहीं, इसमें ग्रीवियस ऑफेंस किया है, जिसे हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं बड़ा अपराध किया है, और जो हमें पावर है, जैसे एज ए मजिस्ट्रेट CRPC 3 साल की पावर देती है, जब आदमी अफसर से ACJM हो जाता है तो 7 साल की सजा देती है, जैसे वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज हो जाता है उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पनिशमेंट तक की देने की अधिकार हो जाती है। कुछ मजिस्ट्रेट ट्राइब्यूनल ऐसे मामले हैं जिसमें 3 साल की सजा है, मजिस्ट्रेट आराम से ट्रायल करके कन्विक्शन कर सकता है या एक्विटल कर सकता है, लेकिन कभी कभी उसको महसूस होता है कि नहीं, इसमें तो दंड का प्रावधान लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है, जैसे 326 IPC है, 409 IPC है, पुरानी IPC की बात मैं कर रहा हूँ, नई IPC की वह सेक्शन मुझे याद इस समय नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे जीवन पुरानी IPC CRPC की तहत काम किया। तो वहाँ ये लॉ प्रोविजन करता है कि आप उस मुकदमे को आप रेफर कर दीजिए, आप ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं तो CJM के यहाँ रेफर कर दीजिए, आप CJM हैं, आपको 7 साल तक की पावर है, और आपको लगता है कि नहीं, इसमें तो ये ऑफेंस बहुत ही ग्रेव है, बहुत ही जघन्य है, इसे 7 साल की सजा से काम नहीं चलना चाहिए, तो आप सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को रेफर कर दीजिए। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि लॉ 99
% क्षेत्रों में ट्रायल में कवर कर लेता है, जिससे आप न्याय करने में सहायक होता है। मुझे तो पूरे जीवन में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी पॉइंट पे लॉ अधूरा है या इस पे हम बिना लॉ के कोई काम नहीं कर सकते। आपने बहुत अच्छी बात कही कि संविधान की जो आत्मा है, तो संविधान की आत्मा लॉ को एक आधार प्रदान करता है और वो आधार जो है जस्टिस डिलीवरी करने में सहायक होता है। अगर ऐसा देखें, क्या संविधान की जो की प्रिंसिपल्स है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, क्या ये जो की प्रिंसिपल है, ये जो मूल आत्मा है संविधान का, तो जो जुडिशरी सिस्टम है, क्या इसके इर्द गिर्द घूमती है? जी हाँ, आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना से चलिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए और लास्ट में एकात्मता समर्पित करते हैं। आप प्रस्तावना से लिए क्या कहती है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, ये शब्द क्या है? ये आत्मा है भारतीय संविधान की, ये हमारी आत्मा है। समाजवाद का मतलब क्या है कि हम एक समाजवाद मेंटेन करेंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेंगे। और आगे इसके भी भारतीय संविधान में आप देखिए तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, चूंकि आप एक जन चर्चा, सामान्य चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कानून पे ना जाकर हम व्यवहार पे ज्यादा आ रहे हैं। ये भारतीय संविधान में ही दिया गया है कि हम कानून के सख्त सभी लोग समान हैं, कानून से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, हम किसी को धर्म के आधार पे, वर्ग के आधार पे, क्लास के आधार पे, जेंडर के आधार पे वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। ये समाज को जोड़ता है और यही हमारी आत्मा है, जिससे हम समाज में समरूपता, एक रूपता बनाए रखे हैं। जज साहब, एक जानकारी मैं रखना चाहता हूं कि अगर 60 के दशक की जो मूवीज बनी थी, 70 के दशक की मूवीज बनी थी, जो कानून को लेकर भी कई इश्यूज रेज की गई, कानून अंधा है एक है, और दूसरी एक डायलॉग बहुत मशहूर है ना, तारीख पे तारीख चलता है। तो आज की परिदृश्य में अगर देखें पिछले 20 सालों में, क्या न्यायिक व्यवस्था में जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है, तो उसमें कुछ बदलाव आया है क्या? आप जो तारीख पे तारीख डक से बात कर रहे हैं, वो जहां तक मुझे याद आ रहा है दामिनी फिल्म का है, जिसमें जो फीमेल हीरोइन है, मुझे नाम नहीं याद है, वो ये कोर्ट से कहती है कि जज साहब मुझे हमेशा तारीख पे तारीख मिल रहा, तारीख पे तारीख मिल रहा, न्याय नहीं मिल रहा है। ये सब कपोल कल्पित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आज के समय तो हमारा ई कोर्ट से लिंक है, कोई भी लिटिगेंट्स अपने मुकदमे की डेट जान सकता है, उसका आगे कौन सी डेट है वो जान सकता है, और क्या कार्यवाही हुई यह भी ई कोर्ट की साइट पे जाके जिला सीएनआर नंबर डायल करके, रिंग करके, दबा के वो अपने मुकदमे की पूरी स्थिति जान सकता है। और अभी हाल ही में 2 साल से 3 साल पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने हर मुकदमों की लगभग एक लाइफ तय कर दी है कि इतने दिन में ये डिसाइड हो जाना चाहिए, और ये डिसाइड नहीं होता है तो उसका रीजन असाइन करना पड़ेगा उस जज को कि हम इस कारणों से, इस वजह से इस मुकदमे को ये तय समय सीमा के अंदर तय नहीं कर पाए। पहले ई कोर्ट्स नहीं था, ऑनलाइन नहीं था, कंप्यूटराइज नहीं था। हम आप 70 के दशक के बाद की कहते हैं, उस समय जो फिल्में आती थी, मुझे फिल्मों का बड़ा शौक अपने जीवन में नहीं रहा, इसलिए उस दशक की बात मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो आपने तारीख की तारीख बात कही, आज के समय ऐसा बिल्कुल असंभव है। मैक्सिमम मुकदमे जो पुराने थे वो डिसाइड हो रहे हैं, नए भी डिसाइड हो रहे हैं, और जो मुकदमे रुक गए हैं, जैसे आप कभी कभी पेपर में पढ़ते हैं या जो समाज की प्रतिक्रिया है कि 29 वर्ष मुकदमा निर्णय हुआ, उसके पीछे कोई वजह होती है। वजह जैसे मैं आपको एक सामान्य उदाहरण देता हूं। सपोज करिए मैं एक हत्या का मुकदमा विचारण कर रहा हूं, उसमें 5 मुलजिम हैं, एक मुलजिम गायब हो जाता है। अब उसका वारंट और प्रक्रिया वहीं रुक जाती है, क्योंकि प्रोसीजर कहता है कि मैं वहां रुकूं और उसके खिलाफ सारे प्रोसेस एग्जॉस्ट करूं, जब वह ना आवे तब उसकी फाइल अलग करूं, रेस्ट मुकदमे की आगे बढ़ाऊं। सपोज करिए एक आदमी डिफॉल्ट कर गया तो हमें उसके खिलाफ सारे प्रोसेस एग्जॉस्ट करने में 1-2 साल लग जाता है।
फिर 4 व्यक्तियों का ट्रायल हम यदि इनिशिएट करते हैं और यदि वो पुनः आ जाता है, पकड़ के आ जाता है, तो जहां ट्रायल से हम बिगिनिंग शुरू किए थे फिर हमें वहीं चला जाना पड़ेगा। फिर हम उसके खिलाफ चार्ज बनाएंगे, उसे राइट टू अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन देंगे। तो इस कारण से देर होता है। और कभी कभी क्या होता है, तमाम इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स होते हैं। इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स का मतलब डॉक्टर साहब कि जैसे किसी ने एप्लीकेशन दिया कि साहब मेरे खिलाफ कोई चार्ज नहीं बनता है, या साहब ये जमीन मेरी है और ये डिफेंडेंट या प्लेंटिफ मुझे बिला वजह परेशान कर रहा है। कोर्ट ने सुना, दोनों पक्षों को सुन के दिस वे या दैट वे अलाउ किया या खारिज किया, उससे एक पार्टी एग्रीव्ड होती है, क्योंकि वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर, उसकी भी अपील और रिवीजन का राइट है उसे। सीआरपीसी, सीपीसी, सिविल क्रिमिनल और अन्य एक्ट में भी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सभी एक्ट में अपील और रिवीजन के राइट दिए गए। तो वह ऊपर चला गया, वहां भी 1 साल 4 महीने 6 महीने लग जाते हैं। तो इन सब कारणों से कभी कभी देरी लगता है, क्योंकि हम प्रोसीजर के बयान नहीं जा सकते। तो जो आप पेपर में या अन्यथा सुनते हैं कि 29 साल बाद मुकदमा निर्णित हुआ, वह प्रोसीजर क्यों एडॉप्ट करने में या कभी कभी मुकदमे के किसी एक्यूज के डिफॉल्ट करने में या अपील रिवीजन में, हर आदमी का राइट है अपील रिवीजन, और वो सुप्रीम कोर्ट तक इंटरलोकेटरी ऑर्डर के जा सकता है। जाता है तो कोर्ट वहां रुक जाती है, प्रोसीजर वहीं रुक जाती है। लेकिन अब उसको भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने एकदम डिसाइड कर दिया है कि यदि ऊपर से प्रोसीडिंग स्टे नहीं है तो ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग को रोकेगी नहीं और वह अपने गोइंग ऑन रहेगी और वह ट्रायल खत्म कर देगी। तो मुकदमे की अब हर लाइफ तय है, मुकदमे के निर्णय में कोई देरी नहीं है, हर चीज ऑनलाइन है। ई कोर्ट से भारत की सभी न्यायालय जुड़ गए हैं, इवन ट्रिब्यूनल्स तक के सारे जुड़ गए हैं। आप कभी भी देख सकते हैं, हर मुकदमे की लाइफ देख सकते हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हर मुकदमे की लाइफ तय की है और मैक्सिमम मुकदमे तय समय सीमा में निर्णित हो रहे हैं। जो मुकदमे तय समय सीमा के बयान जा रहे हैं उसमें कोई प्रोसीजरल एरर है या अपील राइट में कहीं से फाइल हेल्ड अप हो गई है या मुलजिम डिफॉल्ट कर गया है या अपील राइट में अन्यथा कोई ऑर्डर हुआ जिससे फिर हम बिगिनिंग में आ गए और फिर रीस्टार्ट किए। क्योंकि प्रोसीजर ट्रायल कोर्ट, मैंने पहले भी कहा, कैन नॉट गो बियॉन्ड द लॉ, ऑलवेज रन एज पर लॉ। Only Honorable High Court and Honorable Supreme Court, he may go beyond the law, but trial court always run around the law, as per law only. इसलिए मुकदमे के निर्णय में अब मेरे समझ से कोई देरी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दिन तक न्यायपालिका में काम किया हूँ। अब कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जो बहुत पुराना हो, यदि है तो उसमें कोई ना कोई स्टे है या प्रोसीजरल एरर है या मुलजिम डिफॉल्ट कर रहा है या अन्य कोई ऐसी बात है, नहीं तो 98% मुकदमे स्मूथली अब डिसाइड हो रहे हैं। दोस्तों, एक समरी के रूप में हम ये चर्चा के निष्कर्ष के रूप में भी ये बात ला सकते हैं, आगे भी और बिंदुओं पर बात करेंगे। पहली बात है कि टेक्नोलॉजी ने काफी हद तक न्याय की व्यवस्था की डिलीवरी को बेहतर किया है, जो इस डिस्कशन से हम निकल के सामने आ रहा है। दूसरी बात है कि कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को भी हमें समझने की जरूरत है, और प्रोसीजर में कहीं अगर बीच में लैप्सेस होती है तो वो डिले होने की संभावनाएं दिखती है। फिर भी जैसे कि हमारी चर्चा से समझ में आ रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने ये तय कर रखा है कि हर केस को सही समय पे उसको जस्टिस को डिलीवरी करें। तो ये मुझे लगता है ये टेकन है आज की इस डिस्कशन में। सर, एक चीज हम जानना चाहते हैं कि अगर जिस प्रकार की लॉ आज देश में है और जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, जो समाज की कमजोर वर्ग है, तो उनको कैसे न्याय मिले और उसके लिए क्या सरकार के द्वारा प्रावधान किए गए, आपके क्या अनुभव है, कृपया इस पर भी स्पष्ट करें। देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। न्याय के सामने राजा हो या रंक हो, सभी लोग समान हैं। ट्रायल, कोई भी ट्रायल कोर्ट या कोई भी जिला न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय ये देख के नहीं करती है कि हमारे सामने ट्रायल ABCD जिसका भी है तो वह समाज का कमजोर वर्ग है या अमीर वर्ग है, वह ट्रायल कानून के मुताबिक ही करती है। जहां तक आपने कहा कि समाज के कमजोर लोगों के लिए है, हम आर्थिक रूप से कमजोर मान सकते हैं कि वह अपने मुकदमे की पैरवी, वकील साहबान की फीस, आने जाने का खर्च ये नहीं वहन कर सकते। इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक सचिव, अब एडीजे रैंक का एक अधिकारी होता है और जिला जज उसका अध्यक्ष होता है। यदि आदमी, कोई भी व्यक्ति ऐसा अपने को महसूस करता और है भी कि वह आर्थिक रूप से अक्षम है, वह मुकदमा नहीं लड़ सकता है। कोई भी मुकदमा जो उसके खिलाफ हो या उसे लाना हो, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र देगा। उसे निःशुल्क जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव, एक लिस्ट बनी हुई है, उसके मुताबिक उसमें अच्छे अधिवक्ता भी रखे गए हैं। वो एक अधिवक्ता उनको नियुक्त करता है, उनका नंबर उनको देता है, उनका नंबर उनको शेयर करता है। वह वकील साहब उसका मुकदमा राज्य सरकार के खर्चे पे पूरा पैरवी करेंगे, लड़ेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यह बिंदु तो आपका आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए हो गया। अन्य न्यायालय के समक्ष अन्य कोई बिंदु नहीं है। हर व्यक्ति का मुकदमा समान दृष्टि से, समान दृष्टिकोण से, समान रूप से निपटाया जाता है। यह कभी कोई भी कोर्ट नहीं देखती कि हमारे सामने कौन खड़ा है। हम कानून के मुताबिक, प्रक्रिया के मुताबिक, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक हर मुकदमे को तय करते हैं। इसमें कहीं कोई भेदभाव, कहीं कोई पक्षपात दूर दूर तक नहीं है। न्याय के डॉक्टर साहब 3 स्लोगन है: पारदर्शिता, निष्पक्षता और न्याय किया गया है ऐसा प्रतीत होना चाहिए। ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर का नाम हम लोगों ने सभी सुना है। उन्होंने अपने एक जजमेंट में कहा था, मैं सामान्य चूंकि भाषा में आप बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने कहा न्याय किया गया प्रतीत होना चाहिए। या इसका मतलब यह है कि यदि हम लूज भी करते हैं या विन करते हैं, तो हमें यह महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ न्याय हुआ है। तो न्याय किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं करता है। जहां तक आपने आर्थिक रूप से कमजोर या सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के बारे में बताया है, हम इस आपके फोरम के माध्यम से सभी से अपील करेंगे, आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जाएं। आपको वहां कागज भी दिया जाएगा, पेंसिल भी दिया जाएगा। यदि आप लिखने में सक्षम हैं तो आप एक एप्लीकेशन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को संबोधित करते हुए लिख दें कि साहब ये मेरा मुकदमा यहाँ चल रहा है, हम आर्थिक रूप से मुकदमे में लड़ने में सक्षम नहीं है, मुझे सरकारी खर्चे पे मुकदमा लड़ने के लिए सक्षम अधिवक्ता दिया जाए। तुरंत आपको एक अलर्ट होगा, उसका नंबर आपको दिया जाएगा। उन वकील साहब से आपसे कोई पैसे का लेन देन का मतलब नहीं रहेगा, वह राज्य सरकार वहन करेगी। इस फोरम के माध्यम से मैं अपील करता हूं, इस अधिकार का भी लोग प्रयोग करें, क्योंकि देखा जाता है कि कोर्टों में, स्पेशली फैमिली कोर्ट्स में या अन्य सिविल या जूनियर कोर्ट्स में लिटिगेंट्स आते हैं, कहते हैं साहब मेरे पास वकील साहब को देने के लिए पैसा नहीं है। हम लोग उनको वहां भी समझाते थे, और आपके फोरम के भी माध्यम से मैं अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग इस व्यवस्था का जरूर लाभ उठाइए। स्टेट लेवल पे आपका मुकदमा लंबित है तो यहाँ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बना हुआ है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जिसका ऑफिस शहीद पथ पे है। आप वहाँ सचिव हैं, सदस्य सचिव जिला जज स्तर का अधिकारी होता, वहां दें। आपका जैसे साइट में मुकदमा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में है, अन्य किसी फोरम में है, SCRC में है, आप यहाँ एप्लीकेशन दें, आपको निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा। इस अधिकार का भी प्रयोग जो लोग उचित समझते हैं और अक्षम है कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक टेकन इस डिस्कशन से भी ले सकते हैं कि आप इस प्रावधान का, जो प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है, मुझे लगता है इसकी जरूर इसके लाभ उठाएं। खास करके जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लोग हैं, उनके पास अगर किसी रूप में पैसा की या किसी प्रकार की दिक्कतें हैं तो इस प्रावधान की लाभ उठाएं। जज साहब एक चीज और जानना चाहते हैं कि जो करंट सिचुएशन है, क्या इस करंट सिचुएशन में हमारे पास जितने भी कानून है ये एडिक्वेट है या कुछ कुछ नए कानून को भी आवश्यकता है, ताकि एडिक्वेटली जो चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जैसे टेक्नोलॉजी है, जैसे आप कह रहे हैं साइबर लॉज है, इस प्रकार की जो तमाम आए दिन चीजें बदल रहा है, और आजकल तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे भी बहुत सारी कानून दावपेंच निकल के आ रही है सामने। क्या हमारे पास ये सारी इश्यूज को हैंडल करने के लिए कानून व्यवस्था है, लॉज है, या उस पर क्या हम लोग करने की आवश्यकता है? डॉक्टर साहब देखिए, जब हम बढ़ते समाज में आएंगे, परिस्थितियां चेंज होंगी, नए नए तरीके आएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आनी भी चाहिए। आप लॉर्ड मैकाले का आईपीसी उठाइए। लॉर्ड मैकाले की आईपीसी 1860 में बनी थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है।
1860 के बाद 2024 में वो आईपीसी मार्जिनल चेंज के साथ नया एक्ट बना। अर्थात 1860 से 2024 तक वह लॉर्ड मैकाले की आईपीसी लगभग परफेक्ट थी नहीं, उसमें भी समय समय पर चेंजेस हुए। आप देखिए, जैसे दहेज हत्या पहले नहीं हुआ करता, इसे अमेंड किया गया और 304 भी एक धारा जोड़ा गया आईपीसी में कि यदि कोई दहेज हत्या करता है उसका ये पनिशमेंट होगा। आप संविधान में यहाँ पे आ जाइए, मैं क्रिमिनल लॉ पे ये बात कर रहा हूं। तमाम समय समय पे आईपीसी में भी चेंज हुए। जैसे दहेज डाउरी डिमांड के लिए कोई प्रताड़ित करता है, 498A आया। लॉ ऑफ एविडेंस में आइए, उसमें तमाम प्रोविजन जोड़े गए, 113 भी जोड़े गए। प्रिजम्पशन किया गया कि यदि किसी मैरिड वुमेन की, वाइफ की हत्या विद इन 7 ईयर ड्यू टू क्रुएल्टी होती है तो ये प्रिजम्पशन है कि इसे उसके परिवार वाले ने मारा होगा या जलाया होगा या प्रताड़ित किया होगा। तो समय समय पे ये परिस्थितियों को देखते हुए कानून बनाए गए। आप भारतीय संविधान पे आ जाइए, भारतीय संविधान में आज के डेट में 117 या 119 अमेंडमेंट हो चुके हैं। यह समय और परिस्थितियों की मांग है। आप अन्य लॉ पे आइए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना। जब महिलाओं को, बच्चों को घरों में प्रताड़ित किए जाने लगा तो उसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना। आप अपनी यूनिवर्सिटी में आ जाइए, आपके यूनिवर्सिटी में जब हम लोग पढ़ते थे तो रैगिंग केस अगेंस्ट कोई लॉ नहीं था। आज रैगिंग के अगेंस्ट लॉ है और सख्ती से अप्लाई होता है। आपकी भी यूनिवर्सिटी करती होगी और सारी यूनिवर्सिटी करती है। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए तो रैगिंग होती थी, लेकिन रैगिंग का रूप परिचयात्मक था, हरासात्मक नहीं था। हरेस नहीं करते थे सीनियर। तो लॉ तो समय और परिस्थितियों और देश और काल के मुताबिक बनाए जाते हैं और अब भी बन रहे हैं। साइबर लॉ पे आप देखिए, जब से साइबर लॉ बढ़ा है, साइबर लॉ के थाने बन गए, अलग सेल बन गया, उससे संबंधित लॉ तमाम बन गए। और आप आगे आइए, कॉमर्शियल डिस्प्यूट बहुत होने लगे क्योंकि हम कॉमर्शियल के रूप में आगे बढ़ने लगे। कॉमर्शियल एक्ट बन गया 2015 में, कॉमर्शियल एक्ट बन गया। जो कॉमर्शियल एक्ट बना उसमें कोर्टें मंडल वाइज क्रिएट की गई, यूपी में भी क्रिएट की गई और यूपी में की गई। तो बड़े बड़े जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट थे उसके तहत चले गए, वहां वो डिस्पोजल हो रहा है। तो समाज में यदि हम प्रगतिशील समाज के हैं, आज हमारा देश भारत, मुझे लगता है हम 7वें या 5वें नंबर पे ग्रोथ और उन्नयन में है। तो हम जब प्रगति कर रहे हैं तो निश्चित ही हर क्षेत्र में प्रगति करेंगे। अपराध के भी क्षेत्र में लोगों ने प्रगति किया है, बहुत से नए नए तरीके इजाद किए हैं, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। नए नए लाभ बनाए जा रहे हैं जिससे उस अपराधी को या उस अपराध की विधा से हम निपट सकें। तो कानून अपना काम कर रहा है। समय समय पर संसद कानून होने वाले अपराधों के निवारण के लिए कानून बना रही है। थोड़ी हिंदी रक्षा हमारी वैसी है क्योंकि पूरी मीडियम में इंग्लिश में ही पढ़ाई हुई, तो उसके लिए मेरे शब्द कहीं वो हों तो उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूं। तो कानून अपना काम कर रहा है, कानून समय समय और परिस्थितियों के अनुसार बनाए गए हैं। कानून हमेशा प्ले रोल में रहता है, स्लीपिंग वे में नहीं रहता है। जैसा साहब एक जानना चाह रहे थे कि क्या हैव यू एवर फेस्ड एनी काइंड ऑफ एथिकल डिलेमा while delivering justice or while acting as a judge? देखिए, एथिकल डिलेमा कभी कभी कुछ केसों में आता है जहां हम जब फाइल तैयार करते हैं और हम किसी नतीजे पहुंचने पे कठिनाई महसूस करते हैं। जैसे कभी कभी बहुत बैलेंस केस हमारे सामने आते हैं या एडवोकेट्स के भी सामने आते हैं, जजेस के सामने भी आते हैं। तो वहां मुझे यह निर्णय लेने में कठिनाई होती है कि हम इधर जाएं या उधर जाएं। लेकिन जब हम उसको 2 बार, 4 बार, 6 बार एसेस करेंगे, सारे फैक्ट्स को लॉ से कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे, तो हम एथिकल 50-50 से आगे पीछे बढ़ेंगे। और जब आगे पीछे बढ़ेंगे तो जो हमें एज पर लॉ, एज पर फैक्ट्स, जब हम 50% से ऊपर जिस तरफ बढ़ते हैं उस तरफ हम जजमेंट कर देते हैं। और बहुत रेयर टू रेयर केस में ऐसा आता है कि जहां हम बिल्कुल डायलमा में पड़ जाएं कि हम जजमेंट ये करें या वो करें। हाँ, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जहां जजेस को दोनों पावर है कि इतनी सजा दे सकते हैं या इतनी सजा, इतनी तक की सजा दे सकते हैं। तो वहां हमेशा जज
ग्रेविटी पे ही ध्यान देता है कि ये ग्रेविटी क्या है। आप देखिए पुराने आईपीसी में 380 में 5 रुपए की भी चोरी है, 5 करोड़ की भी चोरी है। तो 5 रुपए की चोरी वाले को क्षम्य किया जा सकता है, लेकिन 5 करोड़ वाले चोरी के लिए वाले को क्षम्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसने इंटेंशनल वो चोरी, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ए बी सी डी जो भी है उसने चोरी की है। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी डायलमा ऑफेंस की ग्रेविटी और फैक्ट और लॉ सभी चीजों को हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हम किसी न किसी नतीजे पे पहुंच के उससे निकल के और न्याय करने में आगे बढ़ सकते। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि एथिकल डिलेमा है, परंतु एक बैलेंस्ड वे में जज को अपने निर्णय लेते वक्त या अपने पेपर्स तैयार करते वक्त, केस तैयार करते वक्त सावधानियां बरतनी पड़ती है। ये एक टेकन है जरूर। इस कड़ी में जज साहब एक चीज हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस को हम क्या सुझाव आप देंगे कि हम ये न्याय की जो डिलीवरी है उसको और बेहतर कर सकते हैं और सुदृढ़ बना सकते हैं भारत जैसे देश में। डिलीवरी ऑफ जस्टिस देखिए, डे बाय डे हम लोगों ने जब सर्विस शुरू की थी तो मैनुअल टाइपराइटर होता था, उसका 1 कॉपी से 3 कॉपी 4 कॉपी 3 कॉपी 2 कॉपी बड़ा मुश्किल निकल पड़ती थी। आप देखिए आज हम ऐसे टेक्नोलॉजी के युग में हैं कि हजारों कॉपी 10 सेकंड में, 20 सेकंड, 100 सेकंड में निकल जाती है। और अब जब से माननीय उच्चतम न्यायालय की ई कोर्ट कमेटी बनी हुई है, हाई कोर्ट में भी ई कोर्ट कमेटी बनी हुई है, हर मुकदमे अब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल में आप एक ई कोर्ट कमेटी की साइट पे जाएंगे, आपको अपना मुकदमा दिख जाएगा। और यदि आज आपने बहस मुकदमे में किसी भी पक्षकार की हुई है, यदि वह कोर्ट डेट जजमेंट की कोई तय करता है, उस दिन आप शाम को 5 बजे उस साइट पे जाके उस सीएनआर नंबर, अपने मुकदमे नंबर को प्रेस करके देख सकते हैं कि हमारे मुकदमे में क्या जजमेंट हुआ। तो डिलीवरी ऑफ जस्टिस अब वह बात नहीं रह गई जो पहले हम लोग सुनते थे 70 के दशक में, या जो हम लोग ला करते थे कि साहब हमारी फाइल सुन ली गई, जजमेंट नहीं हुआ। अब वो सब इतिहास हो गया है। यदि ऐसा रहा होगा, अब हर मुकदमे समय पे तय होते हैं, एक डेट तय होती है। हम 12 बजे 1 बजे मिसलेनियस एप्लीकेशन सुनते हैं, 4 बजे आप अपने कंप्यूटर पे ऑनलाइन हमारा जजमेंट, हमारा ऑर्डर देख सकते हैं। यदि हम उस दिन नहीं कर पाते हैं तो हम डेट 1 दिन 2 दिन 3 दिन की लगाते हैं वर्क लोड को देखते हुए, लेकिन जिस दिन लगाएंगे उस दिन आप शाम को 5 बजे आराम से अपना जजमेंट, ऑर्डर को जो भी है देख सकते हैं। तो डिलीवरी ऑफ जस्टिस आज के डेट में बहुत ट्रांसपेरेंट है। हर आदमी यदि थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी का यूज करता है तो वह अपने सभी चीजों को समय से देख सकता है। और आदमी यदि बॉम्बे में भी बैठा हो और यदि उसका मुकदमा गोरखपुर में ट्रायल हो रहा है या चल रहा है, तो वहां से भी वो अपने मुकदमे की पूरी स्थिति देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। कोरोना काल में ई कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया और हर कोर्टों को, यूपी के सारी कोर्टों को अब ई कोर्ट से जोड़ दिया। अब दूर दराज के जो गवाह थे, अब हम उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एविडेंस भी रिकॉर्ड करते हैं, जजमेंट भी देते हैं। अब डिलीवरी ऑफ जस्टिस में कोई डिले मेरे विचार से नहीं है। एक टेक ऑन ये हम ले सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने जरूर जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस को मजबूत किया, स्ट्रेंथन किया है, और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का और प्रयोग होनी चाहिए ताकि लोगों को न्याय जल्दी से जल्दी मिले। जज साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि आप हमारे जो यंग लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो फ्यूचर जजेस हैं, या जो लॉ में कैरियर बनाना चाहते हैं, उन सभी दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे ताकि वो लॉ की पढ़ाई करें और देश की सेवा करने के लिए आगे आएं? मैं लॉ स्टूडेंट्स को या लॉ से रिलेटेड बच्चों को यही सुझाव दूंगा कि अब लॉ का क्षेत्र बड़ा वाइड हो गया है। अब सीमित क्षेत्र लॉ का नहीं है जो 40 साल 50 साल पहले होता था। अब आप लॉ के क्षेत्र में, चाहे लिटिगेशन की फील्ड में आइए, चाहे सर्विस में आइए, चाहे कारपोरेट जगत में जाइए, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज में जाइए, अब आपके लिए कई तरह से फील्ड खुल गए हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं।
और समाज में बहुत बड़ा अपना योगदान दे सकते हैं, चाहे एज ए एडवोकेट, चाहे एज ए जज, चाहे एज ए कारपोरेट लॉ में जाके लीगल असिस्टेंट होके। अब आप देखिए आज के डेट में जितनी बड़ी बड़ी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सभी ने अपना एक लीगल सेल खोल रखा है। आप उस क्षेत्र में भी जाके अपना काम कर सकते हैं। तो आज के डेट में लॉ स्टूडेंट्स जिसने मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई की है, उसे जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है और वो समाज को बहुत कुछ दे भी सकते हैं, क्योंकि कानून का आदमी आज हर वे में किसी न किसी को कुछ न कुछ दे सकता है। मैं डॉक्टर साहब जब से रिटायर होके आया हूं, आप यकीन मानिए मुझसे 2 लोग 4 लोग जरूर लीगल ओपिनियन फोन पे या घर पे लेते हैं। तो वो कहते हैं कि साहब मुझे गांव के फला व्यक्ति ने या पड़ोस के फला व्यक्ति ने तो ऐसा बताया था। तो मैं कहता हूँ देखिए कानून ये है, आगे आपकी इच्छा, मैं कानून के मुताबिक आपको बता सकता हूँ। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि अब लॉ का फील्ड बहुत वाइड है, बहुत अच्छा है, प्रोग्रेसिव है, इसका फ्यूचर है। आप यदि इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो निश्चित ही आपका हर वे में कैरियर बहुत अच्छा है। हम जज साहब को अपनी चर्चा चैतन्य यूट्यूब परिवार की तरफ से तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को उनकी एक लॉ के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाया। मैं जरूर इस बात को एक समराइज करना चाहता हूं कि आप जरूर भारत की जो जनतंत्र है, भारत की जो लीगल व्यवस्था है, वो धीरे धीरे सुदृढ़ हो रहा है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे डेमोक्रेसी मैच्योर होता जा रहा है, वैसे हमारे जो लीगल व्यवस्था है, लीगल सिस्टम है, वो भी और स्ट्रांग होता जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण योगदान इस लीगल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का है, और हमारे जजेस की हैं, और हमारे न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम जजेस हैं और भी अधिकारी हैं। इन्होंने पूरी व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूर आप जो भी इस डिस्कशन में जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की अगर बात करें, वो सारी व्यवस्था के लाभ ले सकते हैं। और जरूर अगर आपको इस टॉपिक पे, इस इशूज को लेकर जो भी कमेंट्स हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, या आप अपनी कमेंट्स और सुझाव के माध्यम से हमें दे सकते हैं। चर्चा चैतन्य यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको तहे दिल से आभार और शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।